So let's come to the third lecture of economy part, and the topic is labor employment and skill development. Labor employment skill development में हम हर बार पढ़ते हैं कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, हमारा विमेन कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट में, मेन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, कितने क्या हमारा सर्वेज़ हैं, जो बहुत सारे सर्वे निकालते हैं, लेबर ब्यूरो हो गए, हमारे एनएसओ हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सर्वे निकालते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम को पता चलता है कि कितने मेल कितने फीमेल कौन से सेक्टर में ज़्यादा परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयमेंट का। तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स वो पर्सन्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो या तो जॉब को सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो किस में काउंट होते हैं, लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जो जॉब को सर्च कर रहे हैं, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे, लेबर फोर्स में आएंगे। ओके, तो दिस इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है, रिलीज़ किया है। तो LFPR जो है वो इंक्रीज हो गया है 55.2% से 57.9%, मेल में 78.5% है और फीमेल में 37% है इन 2022-23। ठीक है, तो अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन रिलीज़ करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ कौन करते हैं, लॉन्च कौन करते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने, NSSO ने 2017 में लॉन्च किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको एस्टिमेट करना, मतलब उसको एस्टिमेट करना की इंडिकेटर्स को लेकर, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये तीन चीज़ें कवर करते हैं एनुअली। एंड इवॉल्यूएट किस बेसिस पे करते हैं, करंट वीकली स्टेटस पे और यूजुअल स्टेटस और CWS पे। अब करंट वीकली स्टेटस पे क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ अर्बन एरियाज़ का करते हैं, मतलब 3 मंथ्स में, और यूजुअल स्टेटस और CWS बेसिस पे वो दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ का करते हैं, बट वो एनुअली करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब व्हाट आर द फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। तो LFPR की अगर बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इससे पहले हम ये इंडिकेटर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स की बात करें तो लेबर फोर्स को आपको पता चल गया। तो लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो होता है, द रेशियो बिटवीन द रेशियो टू द लेबर फोर्स टू द वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो है वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। परसेंटेज ऑफ पर्सन जितने हमारे लेबर फोर्स में आ रहे हैं इन द पॉपुलेशन, तो दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया की हमारी 18 to 64 ईयर्स है, तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, तो जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन है टू द टोटल पॉपुलेशन वो हमारा होता है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितने भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है टू द लेबर फोर्स जितने सर्च कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब एक्टिविटी स्टेटस की बात करें तो एक्टिविटी स्टेटस जो है, कितने टाइम के लिए, क्या रेफरेंस पीरियड लिया जा रहा है कि कितने टाइम के लिए हमारा पर्सन एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, दैट वो हमको एक्टिविटी स्टेटस बताते हैं। तो यूजुअल स्टेटस में अगर बात करें तो रेफरेंस पीरियड 365 डेज होता है, मतलब एक ईयर में एक पर्सन जो है एक बार भी अगर मतलब जॉब कर रहा है, एक दिन भी जॉब कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो रेफरेंस पीरियड जो है यूजुअल स्टेटस में 365 डेज का है और करंट वीकली स्टेटस में 7 दिन का होता है। 7 दिन में अगर वो एक दिन भी वर्क कर रहा है तो उसको हम एम्प्लॉयड समझेंगे और वरना अनएम्प्लॉयड समझेंगे। तो करंट वीकली स्टेटस में 7 डेज का रेफरेंस पीरियड है और यूजुअल स्टेटस में 365 डेज का हमारा रेफरेंस पीरियड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट आते हैं PLFS की फाइंडिंग की रिलेटेड टू जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप की अगर बात करें तो आपको पता है मेन एंड वीमेन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वीमेन हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच ऑफ सोशल नॉर्म्स, जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। बट 2023 में इस रिपोर्ट में बोला गया कि 2023 गैप जो है वर्क आवर्स में वो लार्जेस्ट किसके लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो खुद वर्क कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा है। 50% मोर फॉर मेन, तो गैप जो है 50% ज़्यादा है मेन के लिए और लोवेस्ट है फॉर रेगुलर वेज वर्कर्स। ऑल्सो अगर बात करें तो मेन जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं विमेन से अक्रॉस द वर्क, जितने भी वो वर्क करते हैं। मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है वो 2.8 टाइम्स जो है अर्न करते हैं, 2.8 टाइम्स अर्न करते हैं विमेन से।
और मेल रेगुलर वेज वर्कर्स भी 24% मोर अर्न करते हैं। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें फॉर रूरल वुमेन अभी इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन जो है रूरल एरियाज़ में बहुत इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च किया उसके कारण। हाउएवर एवरेज आवर्स जो है वर्क पर वीक का फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वो कम हुआ है, 30.1 हुआ है इन 2023। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट PLFS फाइंडिंग रिलेटेड टू जेंडर पे गैप। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स जो है अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में दिया जाता है और ये अभी क्लॉडिया गोल्डिन को अवार्ड किया गया है फॉर कि विमेन का लेबर मार्केट आउटकम्स क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नोबेल प्राइज़ की सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन ने एडमिनिस्टर करते हैं और वो बेस्ड है हमारे अल्फ्रेड नोबेल 1895 पे। ये 1901 में बनाया गया था और ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है टू द पीपल। 6th कैटेगरी जो है इकोनॉमिक साइंसेस में दी जाती है, वो 1968 में ले आए बाय द रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन और पहली बार 1969 में अवार्ड दिया गया। कौन अवार्ड करते हैं प्राइजेस, कौन कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है साइंस की वो नोबेल प्राइज़ देती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन देती है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन जो है वो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में देती है और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो नोबेल प्राइज़ पीस में देती है। अब क्या क्या विनर्स रिसीव करते हैं अगर उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है? तो नोबेल डिप्लोमा मिलेगा, नोबेल मेडल मिलेगा और कुछ कैश प्राइज़ मिलेगा, मतलब जैसे 11.0 मिलियन पर फुल नोबेल प्राइज़ फॉर 2023। अब नोबेल स्टैचूज़ जो हैं वो जजेस को प्रोहिबिट करते हैं कि जजेस जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे डिलिबरेशन फॉर 50 ईयर्स, खुद का डिलिबरेशन नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो फीमेल लेबर फोर्स को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो अभी हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब पढ़ा तो मैंने बताया कि बहुत सारे सोशल नॉर्म्स है जो इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज बार्स हो गए, फिर पेरेंटहुड इफेक्ट हो गया कि विमेन जो है चिल्ड्रंस को संभाल रही है तो नहीं कर रही है जॉब, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए जिसके कारण विमेन डिले कर रही है मैरिज और चाइल्ड मैरिज में, जिसके कारण एजुकेशन और कैरियर प्रोस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे बोला गया है कि गोल्डन्स ने यू कर्व डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन जो है विमेन पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट और इकोनॉमिक्स में वो ज़्यादा नहीं था। दिस इज इन्फ्लुएंस बाई सम वो। तो यू शेप रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यू शेप रिलेशनशिप का सिंपल मतलब है डेवलपमेंट प्रोसेस में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहले तो डिक्लाइन होता है बट उसके बाद राइज होता है। ठीक है, तो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई है हमारी पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए बिकॉज एग्रीकल्चर में जो है हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लोअर है मिडिल इनकम कंट्रीज में क्योंकि वहाँ पे सोशल नॉर्म्स, चिल्ड्रन, ये वो सारी चीज़ें ज़्यादा है, और राइज होता है फिर हायर इकोनॉमिक्स में, हायर इनकम कंट्रीज में बिकॉज वहाँ पे जो है विमेंस जो है इंडिपेंडेंट है। तो इवोल्यूशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हैं विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में कम है, उसके बाद आगे जो है फिर से ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स एंड यू शेप्ड जो है रिलेशनशिप बताया हमारे गोल्डन्स ने। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द मेजर्स टेकन, क्या क्या मेजर्स लिए गए हमको जेंडर गैप रिड्यूस करने के लिए। तो पहला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जहाँ पे मैटरनिटी लीव दी जाती है 26 दिन की और मैंडेटरी क्रेच फैसिलिटी जहाँ पे बच्चे को आप रख सकते हो। फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, एम्प्लॉयमेंट जो है विमेन का अबव ग्राउंड माइंस और बिलो ग्राउंड माइंस इन टेक्निकल सुपरवाइजरी मैनेजरियल वर्क, वो सारी चीज़ें रेगुलेट करना। कोड ऑन वेजेस 2019 जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा नोबेल प्राइज। नेक्स्ट आते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ बिकॉज अभी जो है बहुत ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर्स और हमारे जो नॉर्मल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं आते वो सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं वो जॉब्स। तो गिग इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ अभी रिसेंट पास्ट में आए हैं अमंग गिग वर्कर्स, जैसे कि स्ट्राइक किया ब्लिंकिट वर्कर्स ने, प्रोटेस्ट किया जोमेटो ने, स्विगी ड्राइवर्स ने, राइडर्स ने, अमंग अदर्स। अब गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स होता क्या है? गिग इकोनॉमी एक फ्री मार्केट सिस्टम है जो कि टेम्परेरी पोजीशन के लिए एम्प्लॉय को हायर करती है, बट ये जो हमारे नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उससे बाहर होते हैं और ये शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट में आते हैं। गिग वर्कर्स जो है वो इंगेज होते हैं लाइवलीहुड आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट और दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स।
वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वो होते हैं, वो वर्कर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, ओला, ऊबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। दे आर जनरली कैजुअल बेस्ड और नॉन अकाउंट वर्कर्स जो कन्वेंशनल सेक्टर और इंगेज होते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग गिग इकोनॉमी? बिकॉज ऑफ इंटरनेट, वाइड यूज ऑफ इंटरनेट, रैपिड इंक्रीज इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, वर्क कंडीशन चेंज होने के कारण और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो है उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ गिग इकोनॉमी। कोड ऑन वेजेस जो है वो हमको मिनिमम यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज बोलते हैं कि देना चाहिए हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, वो हम वर्कर्स के राइट को बताते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बताते हैं और उन्होंने डिफाइन किया है गिग वर्कर्स क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी फंड और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी स्टैब्लिश किया गया है फॉर वेलबींग ऑफ प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स। ओके, नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमी? तो कंज्यूमर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है गिग इकोनॉमी का? ऑब्वियसली पर्सनलाइज सर्विसेज मिल पाती हैं, टाइम और मनी सेव होता है। एम्प्लॉयज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर्स है क्योंकि कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। रिमोट वर्किंग को हेल्प करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हैं। कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स और सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड्स पूरी करते हैं, स्टार्टअप को हेल्प करते हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। और टू एम्प्लॉयर्स की बात करें तो लो कॉस्ट लेबर है, लो कंप्लाइंस कॉस्ट है और डाइवर्स पूल्स है लेबर का। अब आते हैं व्हाट आर द अदर रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग गिग वर्कर्स एंड गिग डेवलपर्स। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछा कि आप एक कोई पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स फॉलो करिए फॉर गिग वर्कर्स। G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2023 अभी कंडक्ट की गई है ऑन डॉक्यूमेंट ऑन सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक वेलफेयर बिल क्रिएट किया है फॉर गिग वर्कर्स इन द स्टेट बाय पासिंग अ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ गिग वर्कर्स एंड दिस बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।